नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल से मैं हूं सपना सिंह। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। कोरोना के चलते द गुड़सेठ हलवाई गणपति मंडल ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। श्रीमद दगड़ूसेठ हलवाई पब्लिक गणपति ट्रस्ट ने मुख्य मंदिर में श्री को विसर्जित करने का निर्णय लिया है ताकि विसर्जन और समापन समारोह में भीड़ ना हो। दगड़ूसेठ गणपति ट्रस्ट के इस निर्णय को न केवल पुणे में बल्कि महाराष्ट्र में गणेश मंडल द्वारा भी पालन किया जाना चाहिए। गणेश मंडल को अपने संबंधित मंदिरों या त्योहार मंडपों के परिसर में विसर्जन की सुविधा देनी चाहिए। ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक गोडसे ने कहा कि सभी पुणे निवासियों और गणेश भक्तों को घर छोड़ने के बिना घर पर विसर्जन करना चाहिए। कोरोना के मरीजों के खिलाफ पैसे लेने के लिए एक अस्पताल पर की गई कार्रवाई। कोरोना रोगियों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों में भोजन की गुणवत्ता और इसकी कीमत की निगरानी नगर निगम द्वारा की जा रही है। नगर निगम ने मरीजों को भोजन देकर एकत्र किए गए अस्पताल के बिल में कटौती शुरू कर दी है। अस्पताल के बिल में भोजन की मात्रा को 10,000 रुपए कम करने के लिए एक नोटिस भी जारी किया गया। नगर निगम ने मंगलवार को निजी अस्पताल प्रबंधन से कहा कि वह मरीजों से भोजन न ले। जो अस्पताल इस ओर से आंखें मूंद रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के उपचार के लिए नगर निगम ने निजी अस्पतालों के बिल को कम करने के लिए एक अभियान चलाया जिसने 1.5 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया है। सामान्य उपचारों के रोगियों के बिलों की जांच की जा रही है और पहले चरण में 25 अस्पतालों में सहायक स्वास्थ्य प्रमुखों की एक समिति नियुक्त की गई है। अब तक जांच किए गए कुछ अस्पतालों में रोगियों से भोजन शुल्क लिया गया है। नगर निगम ने एक मरीज के लिए आवास और भोजन की औसत लगभग 4,000 रुपए प्रतिदिन तय की है। फिर भी कुछ अस्पतालों ने बढ़ते बिलों में भोजन को शामिल किया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ खाद्य धन को प्राथमिकता के रूप में कम किया जाएगा, इसलिए यह रोगियों के लिए 10 से 15,000 रुपए की बचत कर रहा है। लॉकडाउन के तहत जब्त किए गए 36,000 वाहन उनके मोटर चालकों को लौटाए गए। तालाबंदी नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 36,318 वाहनों को वापस कर दिया गया है। उनके पास से 48,07,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। मार्च में शहर में तालाबंदी के बाद कर्फ्यू और यातायात प्रतिबंध जारी किया गया था। पुलिस ने उन चालकों के वाहनों को जब्त कर लिया है जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी कारण से घर से बाहर निकल गए। पुलिस द्वारा कुल 36,870 वाहनों को जब्त किया गया। नागरिकों को नोटिस जारी किए गए जो बिना किसी कारण के चले गए। जब्त वाहनों को थाने के परिसर में रखा गया था। इस बीच ड्राइवरों ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के बाद वाहनों को वापस करने की मांग की। तदनुसार पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वाहनों को वापस करना शुरू कर दिया। अब तक 36,318 वाहनों की वापसी हुई है। पुलिस ने कहा कि उनके पास से 48 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। सरकार ने दिसंबर तक बढ़ाई लाइसेंस परमिट की सीमा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 सितंबर से समाप्त हो रहा है तो चिंता न करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश का ध्यान रखने और लोगों को राहत देने की चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे नागरिकों को नुकसान हो। कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश के सभी हिस्सों में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय 25 मार्च से जून तक बंद थे। हालांकि केंद्र सरकार की अनुमति के साथ आरटीओ के चरणों में शुरू किया गया था, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस सभी प्रकार के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट आदि 1 फरवरी के बाद समाप्त हो जाएंगे। पहले केंद्र सरकार द्वारा 30 सितंबर तक बढ़ाए गए थे। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 24 अगस्त को आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ पहली पत्नी को पति की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पति की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार केवल उसकी पहली पत्नी को है। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं, तो केवल पहली पत्नी को इस पर अधिकार है, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन मिलेगा। जस्टिस SJ कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने
यह मौखिक टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने इस तरह का फैसला पहले दिया था, जिसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी की। जस्टिस कथावाला और जस्टिस जामदार की पीठ महाराष्ट्र रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर सुरेश हटनाकर की दूसरी पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुरेश की 30 मई को कोरोना से मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों को 65 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके बाद से सुरेश की पत्नी होने का दावा करने वाली 2 महिलाओं ने मुआवजा राशि पर अपना अधिकार जताया है। सुरेश की दूसरी पत्नी की बेटी श्रद्धा ने मुआवजे की राशि पर दावा ठोका है। श्रद्धा ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि मुआवजा राशि में उन्हें अनुपातिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिससे वह और उसकी मां भूखमरी व बेघर होने से बच सके। सरकार की ओर से पेश वकील ज्योति चौहान ने पीठ से कहा कि जब तक कोर्ट इस बात पर निर्णय करता है कि मुआवजे का हकदार कौन है, तब तक सरकार मुआवजे की राशि अदालत में जमा कर देगी। कोरोना से होने वाली मौत से बचा सकती है हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं। कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का फिलहाल कोई इलाज या टीका नहीं है। हालांकि कई टीकों का काम अंतिम चरण में है और इस साल के आखिर तक बाजार में आने की उम्मीद भी है, लेकिन चिकित्सक फिलहाल अन्य रोगों में इस्तेमाल होने वाले दवाओं के जरिए कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस बीच दवाओं को लेकर अध्ययन जारी है और एक नए अध्ययन में बताया गया है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं से कोविड-19 से जीवित रहने की दर में सुधार हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता में भी कमी आ सकती है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार यह बात एक अध्ययन में सामने आई है। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंग्लिया के अध्ययनकर्ताओं ने उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं। इससे 28,000 रोगियों पर अध्ययन किया गया है। मरीज के शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बिगाड़ रहा है वायरस। कोरोना वायरस के दूरगामी प्रभावों को जानने का अध्ययन जल्द ही पूरा होने वाला है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोरोना वायरस मरीज के शरीर में अम्ल व क्षार के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। साथ ही मरीजों में डिहाइड्रेशन या अचानक से बढ़ने वाली धड़कन जैसी दिक्कतें मिल रही हैं। कोरोना प्रभावित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी मिलने के बाद अब इस वायरस के नए लक्षणों पर काम शुरू हो चुका है। इस बीच करीब 8.5% मरीज ऐसे भी मिले हैं जो स्वस्थ हो तो गए हैं, लेकिन डॉक्टरों को उनका एक्सरे सामान्य नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कोरोना को लेकर 2 अध्ययन किए जा रहे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को किस तरह की दिक्कतें सामने आने के अलावा कई मरीजों में वायरस के कई लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनमें अम्ल व क्षार का संतुलन बिगड़ा हुआ मिल रहा है, जिसकी पहचान जांच के दौरान डॉक्टरों को हो रही है। रिपोर्टिंग फॉर्म के जरिए यह सभी जानकारी लेने के बाद जल्द ही इसे लेकर अपडेट किया जा रहा है, ताकि नए बदलाव से चिकित्सा क्षेत्र अवगत रह सके। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, छात्रों और अभिभावक चाहते हैं परीक्षा पर हो आयोजन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना महामारी के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित करने के निर्णय पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया है। निशंक ने कहा कि परीक्षा के आयोजन के लिए अभिभावक और छात्र लगातार दबाव बना रहे हैं। लोग चाहते हैं कि परीक्षा आयोजित हो। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE और मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षा NEET अगले महीने आयोजित होने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बीच नीट और JEE की परीक्षाओं को टालने की मांग कई राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने कहा, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE मेन और NET परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। ना होगा टोकन, ना होगी पार्किंग, ना होगा कैश ट्रांजैक्शन। जाने कैसा होगा कोरोना संकट के बीच मेट्रो का परिचालन। कोरोना लॉकडाउन के कारण 22 मार्च के बाद से बंद मेट्रो सेवाएं अनलॉक 4 में फिर से शुरू हो सकती हैं। मेट्रो परिचालन को लेकर DMRC तैयारियां में जुटी हुई है। योजना है कि अब
टोकन सिस्टम और कैश ट्रांजैक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मेट्रो में वही सफर कर पाएंगे जिनके पास स्मार्ट कार्ड हो। मेट्रो स्टेशनों पर लगे स्मार्ट कार्ड रिचार्ज मशीन को हटा लिया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों पर लगे स्मार्ट कार्ड रिचार्ज मशीन को हटा लिया जाएगा। कार्ड को कैशलेस तरीके से ही रिचार्ज करना होगा। इतना ही नहीं, अब मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की भी इजाजत नहीं होगी। बता दें कि केंद्र सरकार अगले महीने से अनलॉक 4.0 लागू करने जा रही है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जल्द आ सकती हैं। ऑनलाइन 4 में अनलॉक 4 में मेट्रो चलने की संभावना है। सितंबर के पहले सप्ताह के बाद से मेट्रो चलने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि मेट्रो में यात्रियों के लिए सफर आसान नहीं होगा। दिल्ली सहित अन्य शहरों में अगर मेट्रो चलनी शुरू हुई तो सबसे बड़ी मुश्किल भीड़ कंट्रोल करने की होगी। एंट्री गेट, प्लेटफॉर्म और मेट्रो के अंदर भीड़ जमा ना हो सके, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। आईसीएमआर ने देश को बताए कोरोना के तेजी से फैलने के 2 बड़े कारण। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन से निकली इस महामारी ने देश में 3,02,31,754 लोग संक्रमित हो गए हैं। देश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 32 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 24 लाख के पार चली गई है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार फिलहाल देश में 7,04,890 मामले सक्रिय हैं और 8,944 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 31 लाख से ज्यादा बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 58,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है और उपचार के बाद 24 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की जांच में काफी बढ़ोतरी होने के बावजूद संक्रमित होने की दर में लगातार कमी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साथ ही रेखांकित किया कि उपचाराधीन मामलों में पहली बार 24 घंटे में 6,423 की कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की जांच वर्तमान में बढ़कर प्रतिदिन प्रति 10,600 जांच से अधिक हो गई है, जो कि 1 अगस्त को प्रति 10,366 जांच थी।